हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद फन में। मेरा नाम है अवैसान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो खैर, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस चैनल में बताया था कि मैं इस चैनल पे जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 6 to 10th और वो सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हों जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या फिर आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, लिटरेचर हो, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट्स, आर्ट्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आईसीएसई का, वो सारा मैं यहाँ पर जो है वो टॉपिक्स जो है सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो खैर, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर बायो सब्जेक्ट के साथ, बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ मैं आज। और यहाँ पर मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों सेल यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए फिर हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप अच्छे से मेरी वीडियोस को देखेंगे तो जितना भी मैं यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस करूंगा या जो भी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाता चलूंगा, उससे बाहर आप लोग को कुछ भी टॉपिक से बाहर जो है आप लोग को क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स गो। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को इस किताब से पढ़ाने वाला हूँ। ये आपकी कंसाइज बायोलॉजी है, क्लास 10 की, सेलिना पब्लिकेशन की ये बुक है। बहुत अच्छी किताब है। तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दूं कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स होता है, इंक्लूडिंग आवर सेल्स, हम लोग ह्यूमंस की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे सेल का बना होता है। अब देखिए, ये जो सेल है ये परफॉर्म करता है एक्टिविटीज जिसका कंट्रीब्यूशन रहता है ओवरऑल टास्क में। किस चीज में? ओवरऑल टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल में। जो भी हम लोग लाइफ में डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो सेल है उसका भी जो है योगदान रहता है, सेल का भी जो है वो कंट्रीब्यूशन वहां पर रहता है। इंट्रो पहले मैं आप लोगों को दे देता हूं। अब देखिए, हम लोग यहाँ ये भी नोट करते हैं कि मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिजम्स का होता है, ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होता है बच्चों, वो अपना लाइफ जो है एज अ सिंगल सेल ही वो अपना लाइफ जो है वो स्टार्ट करता है एज अ सिंगल सेल। अब ये जो सेम सेल है इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड करके 1 से 2, फिर ये 2 से 4, ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड करता है और फिर वो वहां पर जो है वो मल्टीपल डिवीजन होता है एंड इट गिव राइज टू अ लार्ज मास ऑफ सेल। तो इसी तरह से सेल जो है 1 से 2, 2 से 4 और फिर मल्टीपल डिविजन्स जो है वो सेल का होता है टू गिव राइज टू अ लार्ज मास ऑफ सेल। और फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरी ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी बनती है इस तरह से। अब देखिए, इसके अलावा जो सेल होता है बच्चों वो स्पेशलाइज्ड होता है अलग अलग टास्क के लिए। मतलब कुछ सेल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे नर्व सेल, उसका अपना स्पेशल टास्क है। कोई और सेल है मसल सेल, उसका अपना कुछ स्पेशल टास्क है। इस तरह से जो है आपका वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे विच गिव्स सपोर्ट। अब देखिए, यहाँ पर जो सेल होता है वो सेक्रेशंस भी प्रोड्यूस करता है बच्चों। जो सेल होता है आपका उसके अंदर से कुछ सेक्रेशन भी निकलता है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ सेक्रेशन भी निकलता है, लिक्विड्स भी निकलता है। और ये आपका जो सेल है ये आपका न्यूमरस लाइफ एक्टिविटीज को कैरी भी करता है। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं सेल को एज अ सबसे पहले हम लोग बेस स्टडी करेंगे बायोलॉजी में सेल के बारे में अच्छे से। अब देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेल्स के बारे में, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्लास 10th का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा। हालांकि ये जरूरी है कि आप लोग अपने नॉलेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, यहाँ पर कुछ सेवरल एस्पेक्ट्स के बारे में जान लें यहाँ पर सेल के बारे में। अब देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों सेल के बारे में, कि जितना भी जो लिविंग बीइंग्स होता है, जितना भी लिविंग बीइंग्स होता है वो आपका सेल से ही बना होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरी बात क्या है कि ये आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है आपका? फंक्शनल यूनिट कौन है आपका? ये आपका सेल है। ये हम लोग सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे सवाल आ सकता है। यानी कि जो एक्चुअल में जो सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट है हम लोग के बॉडी में वो सेल ही है। फॉर एग्जांपल, हम लोग बहुत सारा वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं लाइफ में, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई
फिजिकल एक्टिविटी में जब इंगेज होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उस वक्त तो हम लोग वो एक्टिविटी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल ही होता है। अगर सेल काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा हम लोग के बॉडी के अंदर, तो फिर हम लोग कोई भी एक्टिविटीज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बच्चों। अब देखिए तीसरी बात क्या है कि सेल्स जो होता है, जितना भी सेल्स होता है, वो बेसिकली आपका केमिकल कॉम्पोजिशन में और मेटाबॉलिक प्रोसेस में अलाइक होता है। मतलब कि केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है सेल का, चाहे वो कोई भी सेल हो, उसका जो केमिकल, हाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, लेकिन वो जो अलग अलग सेल होता है उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है बच्चों, और उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो सारा क्या होता है, ऑल दीज प्रोसेस, ऑल दीज chemical composition of the cell are alike, whether we talk about any cell, whether it's a nerve cell or any cell, we talk about sensory cell, any cell, उसका अंदर का जो आपका केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो हमेशा सेम होगा। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो हमेशा सेम होंगे। चौथी बात यहाँ पे क्या है कि जितना भी लिविंग बींग्स है, जितना भी आपका लिविंग बींग्स है, वो आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज करता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपका जो लिविंग बींग्स है वो सारा यहां पर अराइज करता है, पैदा होता है। तो चार बातें हम लोगों ने यहां पर सेल के बारे में पढ़ी हैं। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जितना भी लिविंग बींग्स है बच्चों, वो आपका दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है कि सेल जो है वो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे नेम द फॉलोइंग में सवाल पूछ देगा, लिख दीजिएगा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नेम द फॉलोइंग का ये सवाल है, इसका आंसर होगा आपका सेल। यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ एक एक चीज, जब चैप्टर कंप्लीशन के बाद we'll discuss about each and every important questions that they are going to ask you in your exams. We'll discuss about the most important questions in biology after completion of this chapter. अब देखिए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सेल जो है वो कितना पाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी तादाद क्या है, किस तरह का ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। विल टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रब दिस पार्ट, इसे मिटा लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्स जो है दे आर हाउ मेनी इन नंबर, उनकी तादाद क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ये सब चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए बच्चों कि लार्जर द ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। जितना बड़ा आपका ऑर्गेनिज्म होगा, जितना लार्ज ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो सवाल आपको लोग को इस तरह से आएगा, डैश एन ऑर्गेनिज्म डैश द नंबर ऑफ सेल्स। तो लार्जर द ऑर्गेनिज्म ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ सेल्स, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ सेल्स। तो ये दो आप लोग को लिखना है, लार्जर द ऑर्गेनिजम्स, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए जितना भी लिविंग थिंग्स होता है बच्चों वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल से बना होता है। किससे बना होता है आपका? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल, छोटे छोटे सेल से बना होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। वील हैव टू यूज माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दोस सेल्स। अब देखिए कुछ जो लिविंग थिंग्स होता है बच्चों वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसा होता है, लिविंग बीइंग्स ऐसा होता है जो कि आपका लिविंग थिंग्स कुछ ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना होता है। जैसे कि एक सेल से बना हुआ जो लिविंग थिंग्स होता है उसका एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि अमीबा। तो इस तरह का सवाल आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से बना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसका एग्जांपल आप लोगों को क्या देना है? बैक्टीरिया और अमीबा यहां पर। हालांकि जो लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स होता है दे आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें
तो वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है, बिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन ले लीजिए, हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, डॉग की बात कर लीजिए, कुत्ता, या जितना भी और भी बहुत सारा जानवर है जो कि आपका बिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है। एंड व्हाट डू वी कॉल देम, मल्टी सेल्यूलर। ये नेम द फॉलोइंग का दूसरा सवाल, दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of millions of cells or billions of cells, they are called multicellular organism। यहां पर बात खत्म हुई। यहां से मैंने आप लोगों को बहुत सारा सवाल बताया कि राइट द नेम ऑफ, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया और अमीबा लिख देना आप लोग। और अगर आप लोग से पूछेगा गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ह्यूमंस लिख देना, डॉग, कैट, कुत्ता, बिल्ली, जो मन में आए लिख देना। और अगर नेम द फॉलोइंग में ये सवाल पूछेगा कि the organism which is made up of only one cell or single cell, then you have to write unicellular organism। and if they'll ask you those organisms which are made up of billions of cells or more than one cell से जो भी बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, they are termed as multicellular organisms। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते के साथ साथ सवाल भी बताता चल रहा हूं कि किस तरह से सवाल आप लोगों को पूछ सकता है बच्चों। फिर लास्ट में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। अभी देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो सिंगल सेल का बना होता है। उसमें आपका अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, क्लैमिडोमोनास, अब इसमें एक और ऐड कर देता हूं, पैरामीशियम है, और इसी में आपका क्लैमिडोमोनास, ये सारा आपका जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। ये दो मैंने अभी एक्स्ट्रा ऐड किया, पैरामीशियम और क्लैमिडोमोनास। और इसमें तो खैर आपका एग्जांपल है, रोज है, मॉस्किटो है, मैंगो है, इसमें और ऐड कर दीजिए, रोज है, मॉस्किटो जो मच्छर होता है, दैट इज ऑल्सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा मैंगो ट्री जो है या कोई भी ट्री जो है बड़ा बड़ा, वो सारा आपका मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ही एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को सवाल कैसे बन सकता है, फाइंड द ऑड वन आउट में आप लोगों को सवाल कैसे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आपको 3 उठा के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सवाल करेगा, ह्यूमन दे देगा, उसके बाद रोज दे देगा, और बीच में फिर आपका घुसा देगा बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया घुसा देगा, और लास्ट में आपको दे देगा मैंगो। उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें व्हाट यू हैव टू डू, you have to encircle this bacteria, and if they'll ask you the reason that why it is odd, because it's very common and it's very usual that the answer will be bacteria. Why? Because this bacteria is a unicellular organism and rest of the 3 are the examples of multicellular organisms. So let's rub this. Now we'll talk about how small the cells are. First of all, we shall rub this one. Okay. Now we'll discuss about how small the cells are. How small. And how will they ask you question related to this topic in exam. अब देखिए बच्चों, सेल जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की ही मदद से देख सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, आप कभी भी सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास कुछ स्पेशल पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल है आप उसको माइक्रोस्कोप की ही मदद से देख सकते हैं, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर टू स्मॉल, दे आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लेते हैं कि आपका स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बिकॉज इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग आरबीसी की बात करें बच्चों, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल है। बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स। यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सेल की बात की। अब लॉन्गेस्ट सेल का अगर आपसे एग्जांपल पूछ लेता है कि आप एग्जांपल दे दीजिए लॉन्गेस्ट सेल का, तो क्या लिखिएगा, तो लॉन्गेस्ट सेल का एग्जांपल जो है बच्चों वो आपका हो जाएगा नर्व सेल। यू वुड हैव हर्ड अबाउट दिस एज वेल। तो नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल का एग्जांपल है। अगर आप लोग को नेम द फॉलोइंग में पूछ ले तो ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं।
अगला जो है वो है आपका लार्जेस्ट सेल, मतलब कि सबसे बड़ा सेल। ये लंबे की बात नहीं हो रही है, लंबे की बात अगर होगी तो नर्व सेल आंसर होगा, और अगर बड़े की बात होगी, लार्जेस्ट सेल की बात होगी, देन यू हैव टू राइट बर्ड्स एग्स। एक्चुअली जो बर्ड का जो अंडा होता है ना, बर्ड चिड़िया का जो अंडा होता है ना, उसका जो सेंट्रल येलो पार्ट होता है, सेंट्रल येलो पार्ट, दैट इज अ सेल, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट सेल। तो यहाँ पर बर्ड का जो अंडा होता है, चिड़िया का जो अंडा होता है, उसका जो सेंट्रल येलो स्फेयर होता है, वो भी एक लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, ऑस्ट्रिच का अंडा काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो है डेवलपमेंट से पहले जो लार्जेस्ट सिंगल सेल के तौर पे यहाँ पे माना जाता है। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल के तौर पे अगर पूछ देगा आपका एग्जांपल, तो सीधे सीधे लिख के आ जाएगा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अब यहां पर जो व्हाइट्स होता है आपका एग का, मतलब एग का आपका दो हिस्सा होता है। अगर ये आपका अंडा है, इस तरह का भद्दा सा अंडा बना देता हूं, तो ये जो बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग योक कहते हैं, और ये जो आपका किनारे किनारे देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको व्हाइट्स कहते हैं बच्चों, या फिर इसको एल्ब्यूमेन भी हम लोग कहते हैं। इस व्हाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस व्हाइट्स को हम लोग एल्ब्यूमेन कहते हैं। ठीक है, इस व्हाइट्स को हम लोग एल्ब्यूमेन कहते हैं। अब देखिए, जो व्हाइट एल्ब्यूमेन जो होता है एग का, और एग शेल जो होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है विच इज एडेड ऑन द एक्चुअल एग एज इट पासेस डाउन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो चलिए, यहां पर से भी मैंने आप लोगों को सवाल बता दिया कि माइक्रोस्कोपिक होता है सेल, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, इट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। उसके बाद मैंने बताया स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल पूछेगा, बैक्टीरिया, आरबीसी लिख दीजिएगा। लॉन्गेस्ट सेल का पूछेगा, नर्व सेल आंसर लिख दीजिएगा। लार्जेस्ट सेल का पूछेगा तो आप ऑस्ट्रिच का एग लिख के आइएगा आंसर, ऑस्ट्रिच एग। So I think we shall move on to the next topic. So let's start it first. We'll talk about the cell shapes. तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग सेल के शेप की बात कर लेते हैं, सेल शेप्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे कैसे सवाल आएगा, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। एक्सप्लेनेशन भी करता चल रहा हूँ और आप लोगों को ये भी बताता चल रहा हूँ कि सवाल किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में आएगा। अब देखिए, अलग अलग शेप जो होता है सेल्स का, ये ज्यादातर आपका उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल का शेप अगर आपका बाइकनकेव है, या किसी सेल का शेप जो है आपका इस तरह से है, सिलिंड्रिकल है, या फिर किसी सेल का शेप आपका इस तरह से है, जो भी है, तो ये उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि अगर शेप अलग है तो उसका फंक्शन जो है एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होता है। जो सेल होता है उसका जो शेप होता है, उसका ताल्लुक, इसका जो शेप है, इसका ताल्लुक किससे होता है, द शेप इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस। ये चीज याद रखिएगा अच्छे से, शेप का ताल्लुक फंक्शन से होता है। अब देखिए, अगर हम लोग आरबीसी की बात करते हैं, ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो हम लोग के बॉडी में पाया जाता है, तो इसका जो शेप होता है बच्चों, वो सर्कुलर और बाइकनकेव होता है। ठीक है, सर्कुलर और बाइकनकेव होता है। इसका शेप कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है। ठीक है, इस तरीके का इसका शेप होता है। ये आपका बाइकनकेव है। ठीक है, सर्कुलर और बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप होता है आपका आरबीसी का, ताकि ये आसानी से ब्लड कैपिलरीज से पास कर सके और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछेगा कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आप लिख दीजिएगा सर्कुलर, बाइकनकेव और डिस्क लाइक भी लिख सकते हैं, डिस्क लाइक शेप होता है। बाइकनकेव, डिस्क लाइक भी लिखिएगा, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स। ये आरबीसी का शेप है जो ह्यूमन से पाया जाता है। अब देखिए, पूछेगा सवाल कि इसका जो शेप है ये सर्कुलर या फिर बाइकनकेव डिस्क लाइक क्यों होता है आरबीसी का, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं कि फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ताकि इजी पैसेज हो सके, ताकि इसका इजीली पैसेज हो सके थ्रू, किससे आसानी से पैसेज हो सके इसका, थ्रू कैपिलरीज ये आसानी से इसका जो है ट्रांसपोर्ट हो सके, पैसेज हो सके, और ये ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन। क्या ट्रांसपोर्ट कर सके आसानी से, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में।
तो बच्चों अगर WBC की हम लोग बात करें, विच इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है बच्चों ये अमीबॉइड होता है। हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, अगर पूछेगा कि कौन सा सेल आरबीसी, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स तीनों में से कौन सा सेल जो है वो अमीबॉइड होता है, नेम द फॉलोइंग में अगर ये सवाल आ जाए तो फिर आप लोग सीधे सीधे लिख के आइएगा WBC कि अमीबा के जैसा, अमीबॉइड यानी अमीबा के शेप का, अमीबा के जैसा इररेगुलर शेप का कौन सा सेल होता है भैया, तो वो WBC होता है, बिकॉज दे आर अमीबा, दे हैव अमीबा लाइक मूवमेंट विद स्यूडोपोडिया। जिस तरह से अमीबा के पास, जिस तरह से अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों फॉल्स लेग्स। इससे भी सवाल बन सकता है कि अमीबा में जो फॉल्स लेग्स होता है उसको क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। उसी तरह से आपका WBC के पास भी फॉल्स लेग होता है जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया जो है वो एक्चुअल में WBC के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखिए इससे सवाल आ गया आपका कि कौन सा सेल अमीबॉइड है, तो WBC अमीबॉइड है। और क्यों ये अमीबॉइड क्यों है भैया, क्योंकि इट हैज अमीबा लाइक मूवमेंट विद स्यूडोपोडिया, फॉल्स लेग्स। अब देखिए बच्चों ये स्क्वीज आउट कर सकता है कैपिलरी के वॉल से, WBC जो है वो आपका स्क्वीज आउट कर सकता है, वो आपका स्क्वीज आउट कर सकता है थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के वॉल्स से वो निकल सकता है स्क्वीज करके, जैसे कि एक पेस्ट के ट्यूब से, जैसे कि एक पेस्ट के ट्यूब से पेस्ट निकल जाता है इस तरह से, उसी तरह से ये जो WBC है ये कैपिलरीज के वॉल से स्क्वीज आउट कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है भैया, तो ये आपका स्यूडोपोडिया की मदद से जो है वो स्क्वीज आउट यहां पर कर सकता है। अब देखिए हम लोग नर्व सेल की बात कर लेते हैं, इसे रब कर देता हूं मैं, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसे रब कर देता हूं। यहां पर नर्व सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। नर्व सेल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि नर्व सेल जो होता है ये बहुत लंबा होता है, दे आर लॉन्ग। तो नर्व सेल लॉन्ग क्यों होता है, अगर ये सवाल आ जाएगा आप लोग को, तो बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट इंपल्स, इंपल्स मतलब मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसी को हम लोग कहते हैं इंपल्स। तो एक्चुअल में जो नर्व सेल होता है उनको इंपल्स कंडक्ट यहां पर करना होता है, कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब दूर दूर से, बॉडी के बहुत दूर दूर के पार्ट से, फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन तक लेके आएगा मैसेज डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। फॉर एग्जांपल टो से, पैर में जो अंगूठा होता है वहां से आपका मैसेज कोई चूटी काट देगा, तो वहां पर जो आपका मैसेज है, जो इंपल्स जनरेट होगा वो आपका टो से, फॉर एग्जांपल ये है तो यहां से लेके यहां तक आपका मैसेज कौन लेकर आएगा भैया, तो ये नर्व सेल ही आएगा। तो चूंकि इसको लंबा डिस्टेंस कवर करना है, देयरफॉर इट हैज टू बी लॉन्ग, इस वजह से नर्व इंपल्स जो है वो लंबा होता है, बिकॉज इट हैज टू कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा, मतलब ब्रेन तक इंपल्स लेके आएगा, फिर ब्रेन इंपल्स जनरेट करेगा तो वापस से वो उसको लेकर भी जाएगा उस पार्ट पे। तो यहां तक हम लोगों ने नर्व सेल के बारे में भी समझा। अब देखिए गार्ड सेल के बारे में बात करते हैं। यू वुड हैव हर्ड अबाउट इन earlier you would have heard about the guard cells। गार्ड सेल्स कहां पाया जाता है भैया, तो गार्ड सेल्स कुछ आपका इस तरीके का दिखता है, और ये आपका स्टोमेटा में पाया जाता है, ये इस तरह का कुछ दिखता है, ये ओपन मैंने बनाया, ओपन गार्ड सेल है ये, तो रफ डायग्राम में समझाने के लिए बनाया है। तो ये जो गार्ड सेल होता है आपका, जो गार्ड सेल होता है स्टोमेटल पोर्स का, पत्तों में ये पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। दे आर बीन शेप्ड, ये बीन शेप का होता है, कुछ इस तरीके के शेप का ये गार्ड सेल आपका होता है। एंड दे आर बीन शेप्ड टू ओपन एंड क्लोज इट, ताकि ये ओपन हो सके और फिर ये आपका इस तरह से फिर क्लोज भी हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये ओपन है आपका, ये देखिए बीच का एरिया खुला हुआ है, और ये आपका फिर क्लोज है, तो ओपन हो सके क्लोज हो सके, इस वजह से जो गार्ड सेल्स होता है वो आपका बीन शेप्ड होता है। So now we'll talk about the gross structure of the cells, and we will talk about the three essential parts of the cell. So let's rub this.
स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में और उसके एसेंशियल पार्ट्स के बारे में। ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, और उसके एसेंशियल पार्ट्स के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। द सेल मेम्ब्रेन, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये एक सेल है अगर, तो इसमें जो सबसे बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं बच्चों, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका, सबसे पहले पार्ट की हम लोग यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इसके जो बाहरी वाला जो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं सबसे बाहर वाला, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसका नाम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इसका नाम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल का सबसे पहला पार्ट जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में सवाल इस तरह आएगा कि इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर्स। ये जो लिविंग मेम्ब्रेन है, इसमें छोटा छोटा जो है फाइन पोर्स होता है, छेद होता है, ठीक है, ताकि सब्सटेंस जो है वो और से पार हो सके। अब देखिए सवाल आएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज का बना होता है, तो आंसर आप लोग लिखिएगा, ये आपका लिपोप्रोटीन का बना होता है। कौन से प्रोटीन का ये बना होता है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये पहला सवाल आएगा। अब देखिए अगली बात क्या है कि ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर पूछेगा कि सेल को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है भैया, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है सेल को फ्लेक्सिबिलिटी। ये है आपका अगला सवाल। अब देखिए ये आपका सेमी परमिएबल होता है। ये जो आप बाहर वाला जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका जो है याद रखिएगा सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल, ये क्या होता है आपका सेमी परमिएबल, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है, इट मींस दैट इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट while preventing others। मतलब ये कुछ ही सब्सटेंस को खुद के थ्रू पास करने के लिए देगा, सारे सब्सटेंस को अपने थ्रू पास नहीं करने देगा। अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस, ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा अगर आपसे सवाल आ जाए कि क्या सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या फिर फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसका आंसर होगा भैया सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एंड इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये फ्रीली परमिएबल नहीं है। अब देखिए बच्चों प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें, ये तो मैं एनिमल सेल्स के बारे में आप लोग को बता रहा था। अगर सवाल ये आता है कि एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाला जो आपका लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, बाहर वाला जो सबसे बाउंड्री होता है, तब तो आप लोग लिख के आ जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। But if I talk about plant cell, so there is an additional outermost non-living layer। अब देखिए इसमें अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर भी होता है, मतलब ये अगर आपका सेल मेम्ब्रेन है तो इसके भी बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, और इसका नाम क्या होता है आपका सेल वॉल। क्या नाम होता है इसका, मतलब सेल मेम्ब्रेन से बाहर प्लांट सेल की हम लोग यह बात कर रहे हैं। ये आपका एक प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक आउटर मोस्ट लेयर और होता है, एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होता है। इफ वी टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। बट इफ वी टॉक अबाउट सेल वॉल, इट इज अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। ये आपका एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, ये चीज याद रखिएगा। सेल वॉल एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, ये भी सवाल आ सकता है। और ये जो है आपका किस चीज से बना होता है, इफ यू टॉक अबाउट सेल वॉल, ये आपका सेल्यूलोज से बना होता है। ये एक ऐसे सब्सटेंस से बना होता है जिसका नाम क्या है आपका सेल्यूलोज है। तो दे कैन आस्क यू, दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल इन योर एग्जाम, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, दैट सेल मेम्ब्रेन वाज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब देखिए अगली बात ये है कि ये आपका डेफिनेट शेप और रिजिडिटी देता है। अरे भैया ठीक है कि ये आपका जो है नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, अभी ऐसे ही आ गया। इसका भी काम है, सेल को जो रिजिडिटी देता है, मतलब जो स्थिर जो रहता है सेल आपका एकदम रिजिड, जैसे ये वॉल आपका रिजिड है, उस जैसे ये अभी एकदम वॉल जो है वो रिजिड है, इसको कोई हिला नहीं सकता। उसी तरह से जो सेल होता है उसको डेफिनेट शेप और रिजिडिटी
स्थिरता, ये जो रिजिडिटी है और शेप जो है सेल को कौन देता है, अगर ये सवाल आ जाए then you don't have to write cell membrane, otherwise it will be a wrong answer. You have to write cell wall. Cell wall is a non-living membrane, outermost non-living membrane in plant cell which gives definite shape and rigidity to the cell. शेप और रिजिडिटी यही देता है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने बात किया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट वाज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, कुछ ही सब्सटेंस को पास करने देगा, सबको पास करने नहीं देगा। बट इफ वी टॉक अबाउट सेल वॉल, it allows all the substance to pass through it to enter or leave the cell without any hindrance, बिना किसी रुकावट के सेल के अंदर आने जाने देगा भैया, किसी भी सब्सटेंस को बोलेगा चले जाओ, बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर आ जाओ, बाहर चले जाओ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये सारे सब्सटेंस ये फ्रीली परमिएबल तो होता है, ये फ्रीली परमिएबल तो होता है, मतलब बिना शादी के काट के सबको अंदर आने देगा। तो ये वाला दरवाजा, लेकिन भैया यहां तक तो आ जाओगे, यहां तक तो फॉर एग्जांपल यहां तक लोग घुस गए, ठीक है, यहां तक तो आ गए, लेकिन यहां पर कौन बैठा है, तो यहां पर बैठा है ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये है भैया सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो मेम्ब्रेन है आपका, ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये बोलेगा रुक जाओ भैया फिर से कार्ड दिखाओ, तो ये बोलेगा अरे मेरे साथ तो धप्पा हो गया, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे बोलेगा कौन अंदर आने दे दिया, तो बोलेगा कि ये सेल वॉल जो है इसने मुझे अंदर आने दिया, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी एंट्री बंद, बोलेगा चल निकल, तो यहां से जो है ये भाग जाएगा, क्योंकि अंदर में कौन बैठा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन बैठा है, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्लीन एंड क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये तो हम लोगों ने पहले सेल के पहले पार्ट के बारे में बात की है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात की है, और सेल वॉल के बारे में बात किया है, यानी इस दो लेयर के बारे में बात किया है। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल विच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, द पार्ट ऑफ द सेल which is inside this cell membrane, which is inside this boundary, which is inside this cell membrane. Now we'll talk about this part, the inner part. So let's rub this one first. तो चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में समझ लेते हैं, सेल के दूसरे पार्ट के बारे में, इस साइटोप्लाज्म के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है, कैसा है, इससे कैसे सवाल आएगा। देखिए सबसे पहला तो आपका सवाल ये रहेगा कि पार्ट ऑफ द सेल विच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये अगर मान लेते हैं आपका एनिमल सेल है, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव ड्रॉन द एनिमल सेल, ये आपका एक एनिमल सेल है, तो बाहर वाले पार्ट के बारे में तो मैंने अभी आपको लोगों को बताया है कि इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सीएम, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर जो ये पूरा ये एरिया जो पाया जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो सेल है इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कंट्रोल सेंटर है आपका, ये कंट्रोल हो रहा है यहां से सब कुछ, तो ये कंट्रोल सेंटर। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया है, सिर्फ उसी एरिया को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं। तो याद रखिएगा, द पार्ट ऑफ द सेल विच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेम द फॉलोइंग का सवाल बता दिया। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना, ये सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, ये सेमी लिक्विड होता है, मतलब ये जेली लाइक होता है। ये ना तो आपको ठीक से लिक्विड लगेगा, ना तो ये आपको ठीक से सॉलिड लगेगा, तो ये सेमी लिक्विड होता है, आधा लिक्विड सेमी लिक्विड। अब देखिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो होता है यहाँ पर कैटलाइज होता है बाय द एंजाइम्स अकर इन इट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा आपका केमिकल रिएक्शन होता है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। किस वजह से होता है? जो इसके अंदर आपका एंजाइम्स पाया जाता है ना, ये एंजाइम्स की वजह से आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो सवाल एक और बन गया कि क्या साइटोप्लाज्म में आपका केमिकल रिएक्शन होता है और किस चीज की वजह से होता है? तो हाँ भैया, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और ये एक्चुअल में एंजाइम्स की वजह से होता है। नेम द फॉलोइंग का एक और सवाल। अब देखिए बच्चों, ये जो साइटोप्लाज्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एरिया मतलब इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड दिस न्यूक्लियस, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेवरल ऑर्गेनल्स पाया जाता है विच इज कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है?
सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? ये सारे सेल ऑर्गेनेल का जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है बच्चों। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक चीज, इस साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर एग्जांपल आपका ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये ऐसे ही अंदर बेकार नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वील टॉक अबाउट दोज आर, कुछ इस तरह का भी दिखता है आपका, ठीक है, इस तरह का भी कुछ दिखता है आपका। ये सारा आपका सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। अब कुछ इस तरह का भी दिखता है आपका, इस तरह का, ठीक है। ये आपका सेंट्रियोल्स बनाया मैंने, सेंट्रियोल्स। तो ये सारा सेल ऑर्गेनल जो होता है, इसका अपना अपना अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स का अपना फंक्शन होता है। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैक्यूल है तो उसका अपना फंक्शन है। ये अलग अलग, विल डिस्कस अबाउट दोस सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ध्यान दे देते हैं कि साइटोप्लाज्म आपका जो है, इससे सवाल किस तरह से आएगा। तो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वेरियस सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, जिसका ताल्लुक जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन से होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का वो पार्ट अदर देन द ऑर्गेनेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के जो पार्ट हो, फॉर एग्जांपल जितना भी आपका ऑर्गेनेल पाया जा रहा है यहाँ, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल है, इसको छोड़ के जो आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा है, सिर्फ लिक्विड वाला जो एरिया है, इन सारे ऑर्गेनेल्स को छोड़ के अगर हम लोग देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? साइटोसोल। तो ये सवाल भी आपका बोर्ड्स में बन सकता है बच्चों कि आपका साइटोप्लाज्म के अंदर तो बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जैसे कि वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल है। अगर इस सेल ऑर्गेनेल्स को हटा के बात किया जाए तो जो बचे कुचे स्पेस में जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो उसके अलावा जो आपका एरिया है, उसके अलावा जो पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, उसको क्या कहते हैं भैया? तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। ये नेम द फॉलोइंग का एक बहुत बेहतरीन सवाल है और ये मेनली लिक्विड मीडियम को ही कंस्टिट्यूट करता है। मतलब ये सारा तो आपका सेल ऑर्गेनेल है, ये आपका सेल ऑर्गेनेल है, ये आपका सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन ये इसको छोड़ के, इन सारे सेल ऑर्गेनेल को छोड़ के जो लिक्विड पार्ट देख रहे हैं, इसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं, बल्कि इसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, मतलब लिक्विड पार्ट की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो मेनली द लिक्विड मीडियम। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग सेल के थर्ड पार्ट को, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि कंट्रोल सेंटर है आपका, यानी कि ये जो न्यूक्लियस भैया यहां पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस यहां पर कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट के बारे में यानी न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल इन नेम द फॉलोइंग, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो आंसर विल बी न्यूक्लियस। ठीक है, अभी देखिए न्यूक्लियस जो अब इस तरह से ही पूछ सकता है, इट इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब फॉर एग्जांपल ये आपका एनिमल सेल है, ये नियरली यहाँ पर सेंटर पे ही होता है, जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नियरली आपका सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है। तो इसे अगर लोकेशन पूछ दे तो लिख दीजिएगा नियरली इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, नियरली इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, ये आपका है न्यूक्लियस। इसका लोकेशन पूछ देगा तो लिखिएगा नियरली इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। एक चीज याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। न्यूक्लियस एक सिंगल लेयर नहीं बल्कि एक और लेयर यहाँ पे होता है, डबल लेयर्ड होता है। जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ये डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है, याद रखिएगा। इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है भैया। ठीक है, ये पहली बात हुई न्यूक्लियस के बारे में। अगली बात क्या है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का, ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट पाया जा रहा था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और सिर्फ लिक्विड पार्ट को कह रहे थे साइटोसोल।
उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। इसके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जो कि एक सेमी सॉलिड, मतलब ये पूरा सॉलिड नहीं है, इट्स अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस। इसके अंदर जो आपका चीज पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक और आपका बहुत अच्छा सवाल है, नेम द फॉलोइंग का। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर वन और मोर राउंड शेप्ड न्यूक्लियोलाई होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर राउंड शेप क्या होता है, ये राउंड शेप ये आपका होता है न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई। और अगर ये एक से ज्यादा पाया जा रहा है, अगर ये एक के बजाय दो पाया जा रहा है न्यूक्लियस में, कभी कभी ऐसा भी होता है एक के बजाय दो पाया जाता है, देन वी कॉल इट प्लूरल, उसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। क्या हो जाएगा उसका, न्यूक्लियोलस। अब देखिए यहां पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है बच्चों, उसके अंदर नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर्स पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर पाया जाता है। ये इस तरह का डार्क कलर्ड, ये इस तरह से उलझा के बना दे रहा हूं, ये डार्क कलर्ड फाइबर इसके अंदर पाया जाता है। इस तरह से उलझा हुआ डार्क कलर्ड फाइबर यहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, Isn't it clear? तो ये आपका क्रोमैटिन फाइबर कहलाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं धागे के जैसा डार्क कलर्ड, ये होता है आपका क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, ये अगला सवाल आपका नेम द फॉलोइंग का करा दिया। अब देखिए जो क्रोमैटिन फाइबर होता है बच्चों, ये कंडेंस होके शॉर्ट थिक क्रोमोसोम में बदल जाता है सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन में आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड और ड्यूरिंग सेल डिवीजन, these chromatin fibers, मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डार्क कलर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, what happens, it condenses and changes into short thick chromosome। ये जो है आपका इस तरह से कुछ होता है, ये इस तरह से कुछ होता है, और ये कंडेंस होके, कंडेंस मतलब कि जिस तरह से झाड़ू जो बनता है आपका अलग अलग तिनके से कंडेंस होके झाड़ू बनता है, उसी तरह से ये कंडेंस होके आपका शॉर्ट थिक क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है, ये शॉर्ट थिक क्रोमोसोम में बदल जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन फाइबर चेंजेस इनटू, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर चेंजेस इनटू, द आंसर विल बी क्रोमोसोम्स, आंसर विल बी क्रोमोसोम्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी मैंने यहां पर से सवाल कराए हैं, these are very important, most of the important questions which I have discussed here today. So let's end up here. तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह से आज हम लोगों ने सेल कंस्ट्रक्शन फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 10th का जो है एक पार्ट क्लियर किया है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ लर्न विद फन चैनल में मेरे, और सब्सक्राइब करने चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।